स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आज ऐसे ही कवि हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है सर, आज हमारे साथ मौजूद हैं कवि सत्यपाल सत्यम जी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, कविताओं की दुनिया में आप छाए रहते हैं, टीवी शोज में आप छाए रहते हैं। हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे कि ये जो कविताओं का सफ़र है ये कब से शुरू हुआ? मेरा कविताओं का सफ़र जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था जी, ये तब से शुरू हुआ। पहले सांग तमाशे हुआ करते थे, राग रागनियाँ गाया करते थे। होली के अवसर पर होली और मल्हार सावन के गीत हुआ करते थे। वहीं से पहले मुझे गाने की आदत थी, रागनियाँ गाई। फिर एक हमारे क्लास फेलो थे, वो हमारे साथ में, वो कहने लगे रागनियाँ क्या, ज़माना जो है वो फिल्मी गीतों का है, तो फिल्मी गीत गाइए, फिल्मी गीत लिखिए। तो फिल्मी गीत गाए और फिल्मी गीत लिखे। बहुत सारे गीत लेकर हम बम्बई चले गए। वहाँ करीब 15 दिन रहने के बाद एक कहानी लिखने वाले एक हमारे बहुत बड़े राइटर हुए हैं, पंडित मुखराम शर्मा। उनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं। हमने सोचा ये गीत हमारे फिल्म में लगेंगे और उसी उद्देश्य से हम वहाँ पर गए। लेकिन उस समय जो गोपाल दास नीरज जी वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटे ऐसे में ये काम हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी आपके गीतों का रिस्क नहीं ले सकता। तो वापस आने के बाद वहाँ से और फिर मैं कवियों की संगत में पड़ा। अच्छा। घटना ये हुई कि हमारे गांव में एक बारात आई और बारात में सारे कवि उपस्थित थे और उसमें कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में हमने एक कविता सुनाई, उसके माध्यम से सारे कवियों से परिचय हो गया। उस समय महाकवि ताराचंद हारिज जी के बेटे सुमने सुमन और देश के प्रख्यात वीर रस के कवि हरिओम पमार, राम प्रकाश राकेश जी संचालन कर रहे थे उस कवि सम्मेलन का, और बहुत सारे कवि थे। बाद में हम छोटी मोटी गोष्ठियों में उनके साथ जाने लगे और ये सफ़र सन 78 से लेके 82 तक चला। 82 में जाके हम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के लिए हमारा चुनाव हुआ और सबसे पहले कविता हमने सन 1982 में ऋषभ एकेडमी के एक प्रोग्राम में की। वो गीत भी मुझे याद आ रहा है कि गीत गाओ जागरण के। हो जाए सर। गीत गाओ जागरण के, अब समय है सोच लो पट खोल दो अंतःकरण के। गीत गाओ जागरण के, अब कोई आशक्त इतना होने वर का ही चलन हो। अब किसी के कई की खातिर राम का ने वन गमन हो। उर्मिला की आंख से ना दूर कोई लक्ष्मण हो। जो अयोध्या का हुआ था यों किसी का न पतन हो। कब तलक होते रहेंगे हाथ से सीता हरण के। गीत गाओ जागरण के, अब समय है सोच लो पट खोल दो अंतःकरण के। गीत गाओ जागरण के, ये करीब 4 चरण का गीत है और ये वहाँ पर सुनाया। तो उसको सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे 2 दिन बाद अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, आप उसमें आइएगा। और उसमें देश के जाने माने कवि मुझे मिले वहाँ पर, ओम प्रकाश आदित्य, सुरेंद्र शर्मा, अरुण जैमिनी, हरिओम पमार और एक माणिक वर्मा वर्धा के थे, बहुत बढ़िया राइटर थे। इन लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पर। ओम प्रकाश आदित्य हमें वहाँ से कहने लगे, रे तो बहुत बढ़िया पढ़ता है, तू कल इसे फरीदाबाद लेके आ जा। तो अगले दिन हम फरीदाबाद गए। इस तरह से ये कविता का सिलसिला जारी हुआ। अब मंच अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे मंच अनुभव रहते हैं आपके, और कोई ऐसा मंच अनुभव ज़रूर साझा करें जो ना भुलाने वाला हो आपके लिए। प्रारंभ में मेरा एक संकल्प था कि मैं रेडियो पे गाऊं। अच्छा। जब मैं अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में जाने लगा तो धीरे धीरे मेरी चर्चा होने लगी और मैं लाल किले के कवि सम्मेलन पर पहुंचा। तो लाल किले के कवि सम्मेलन में उस समय विशेष रूप से हास्य, व्यंग और चुटकुलेबाजी प्रारंभ हो चुकी थी। मेरे पास तो विशुद्ध कविता थी। तब मैंने वहाँ जब कविता प्रस्तुत की तो लोग एक बार तो आश्चर्यचकित रह गए कि कविता भी होती है ऐसी।
चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता। सांप के डसे का विष फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। संगे मारे मरी मद भरी देह दिखती है, वासना में विष भरा अंक नहीं दिखता। जब से हमारा पेट भरने लगा है यारो, हमें दुनिया में कोई रंक नहीं दिखता। क्या बात है। इस तरह से मैंने 5-6 छंद सुनाए और एक गीत पढ़ा। अगले दिन उस कवि सम्मेलन की रिपोर्ट पूरे अखबारों में आ गई और वहां से जो प्रतिक्रिया जो श्रोताओं की आई, जब मैंने कहा कि कलंक नहीं दिखता, तो श्रोता खुद खड़े होकर कहने लगे ये है कलंक। किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में चले जाओ, चाहे किसी कला के क्षेत्र में चले जाओ, आपको बढ़ने से रोकने वाले सामने बैठे हैं। आप पूरी ताकत लगा के जाओगे तो आपकी सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपको रोकने वाले उससे अधिक मिलेंगे। और ये अनुभव मैंने देखा कि जनता तो खूब सुनती है कवियों को, लेकिन जो कविता के मंच पर कुछ ऐसे प्रपंची कवि होते हैं जो दूसरे कवियों को आने नहीं देते, अच्छी कविता को भी नहीं आने देते। ये लाल किले का पहला अनुभव। इसके बाद मेरा मन खट्टा हुआ, लेकिन दूसरी बार उन्होंने फिर मुझे 2002 में बुलाया लाल किले पर। कारगिल होके निपटा था और मैंने एक गीत लिखा था, युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार। उस समय मैं डिफेंस में काम करता था, तो डिफेंस के लिए मैंने लिखा कि एक कविता इतनी आक्रामक हो ताकि उसमें अपने पाकिस्तान से जो युद्ध हुए हैं वो चारों युद्ध सिमट जाएं। तो वो गीत मैंने वहां पढ़ा और उस गीत के पढ़ते पढ़ते मेरे सामने 10,000 उस समय श्रोता थे लाल किले पर। उन्होंने खड़े होकर मुझे दाद दी, श्रोता ने सुनी। लेकिन पीछे बैठे हुए जो चुटकुलेबाज कवि थे, उनकी आंखों का किरकिरा रहा मैं। और वो पीछे से कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे। मैं पीछे से उखड़ते रहा और आगे से मैं जमता रहा। ये मेरा अनुभव रहा। क्या बात है। मैं जिस कवि सम्मेलन में गया वहां पर अपनी छाप छोड़ के आया, लेकिन कवियों ने अपनी छाप भी मेरे पीछे लगा कर रखी है। लेकिन इससे कभी मैं थका नहीं, हारा नहीं, और आज भी नहीं थकता, आज भी नहीं हारता। तो यही होना भी चाहिए कि थकना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहिए और लक्ष्य जो तय किया हुआ है, मंजिल जो तय की हुई है, जब तक उसे पा ना लें तब तक हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। आलोचनाओं से नहीं डरना है, आलोचना करने वालों से नहीं डरना है। हमारी खासम खास मुलाकात, बातचीत हो रही है कवि सत्यपाल सत्यम जी से। कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं। और सर, ये टीवी की दुनिया का सफर कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। मैं 22.5 साल मैंने डिफेंस में नौकरी की जी। तो जहां आदमी जिस परिवेश में रहता है वहां का उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रारंभ में मैं गीतकार था, श्रृंगार के गीत लिखता था। मैंने देखा कि अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इसलिए मुझे वीर रस की कविताएं भी लिखनी चाहिए। बहुत सारे गीत मैंने पढ़े मंचों पर, समाज की विसंगतियों पर बहुत गीत पढ़े। फिर एक दिन एक मंच से घोषणा हुई कि इस मेरठ में गीतकार भारत भूषण के बाद जो है वो कुछ कवियों का नाम लेकर हमारे राम प्रकाश राकेश जी ने घोषणा की। तो मैंने सोचा मुझे एक अच्छा मैं गीतकार हूँ, लेकिन बीच में गीतकार नहीं होकर मैं केवल वीर रस का कवि रह गया हूँ, तो मुझे गीत भी लिखने चाहिए। और मन में इस विचार को रख के मैंने संकल्प लिया कि मुझे गीत लिखकर गीत चांदनी में प्रमाणिकता के लिए जाऊंगा। क्योंकि गीत चांदनी जयपुर की ऐसी है कि उसमें जब तक उन्हें गीत पसंद नहीं आते किसी के, तब तक वो बुलाते नहीं। माँ शारदे की कृपा हुई और मैंने गीत लिखने शुरू किए। गीत सारे सुनने शुरू कर दिए लोगों ने। हमारे जो बड़े बड़े कवि थे, मैं रोज गीत लिखता, रोज उन्हें सुनाता, वो कहते बहुत अच्छा। उन गीतों की चर्चा वहां तक पहुंची और मुझे निमंत्रण मिल गया वहां का। जयपुर से निमंत्रण आके मुझे अच्छा लगा और वहां पहली बार में मैंने 4 गीत पढ़े। 4 गीतों में उनका मन तो नहीं भरा, लेकिन क्रम में बहुत कवि थे, पहले से ही गीतकार थे। दूसरे साल फिर उन्होंने बुलाया
इस प्रकार मैंने एक पुस्तक जो है केवल गीतों के नाम की, मेरे गीत प्रसिद्ध हुए बहुत सारे। बाबा क्या बात में जो गीत आए मेरे, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इस अंधेरे में इन आंखों को चमक देते रहो। दूसरा गीत था कि मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए, रूप सी पे रूप आ गया, आईने संवर संवर गए। दबंग चैनल पर मैंने 2 गीत पढ़े थे। दबंग चैनल पर लोग जो पूछे झूठ बोल दूं राधे श्याम बता दूं क्या, इन गीतों में कौन छुपा मैं तेरा नाम बता दूं क्या। और एक गीत था जो वहां पढ़ा मैंने कि हम खिलौने हो गए हैं, दिल की अलमारी में उनकी हम सजे या टूट जाएं, हम खिलौने हो गए हैं। वहीं से सबसे पहले जो वाह वाह क्या बात है सब टीवी पर अशोक चक्रधर ने इस प्रोग्राम को किया था। और अशोक चक्रधर के समय में मैंने 4 गीत वहां पढ़े थे, मुझे याद नहीं कौन कौन से पढ़े थे, लेकिन वो भी कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा था। इसके बीच में थोड़े दिन के लिए ये किसी एक कवि पर, और मैं नाम भूल गया उनका, उन पर चला गया और इसके बाद शैलेश लोढ़ा पर ये कार्यक्रम आया और तब उन्होंने निरंतर मुझे बुलाया। इस तरह से मेरे गीतों की यात्रा शुरू हुई और फिर देश भर में मैंने अभी पिछले दिनों में बम्बई गया था, तो उन्होंने ये सोचा कि गीतकार आया है मेरठ से, चलो ठीक है, मुझे सारे कवियों के बीच में एक कोने पे उन्होंने बैठाया और दूसरे नंबर पर ही मुझे उन्होंने सुन लिया। जब दूसरे नंबर पर सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ऐसा लगा होगा उन्हें, कह लगे नहीं 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 भाई ऐसा नहीं है, हम तो इन्हें दोबारा सुनेंगे। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी यही हैं, बाद में पढ़ेंगे ये। तो सबसे बाद में फिर उन्होंने कविताएं मेरी, गीत मेरे पढ़े, सुने और वहाँ पर करीब 8-10 गीत मैंने पढ़े। तो ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुए और जो मेरे मन में मेरा संकल्प था वो पूरा हुआ। जिस प्रकार मैंने वीर रस की कविता पढ़ी वैसे ही मैंने गीत पढ़े। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं एक मंच से पढ़ रहा था, दिल्ली का एक कॉलेज था, तो कॉलेज में एक संचालन कर रहे थे अरुण जैमिनी और कवि पढ़ रहे थे, एक पता नहीं कौन से कवि, मुझे याद नहीं आ रहा है। कहने लगे यार ये जम नहीं रहा, कहने लगे जम नहीं रहा तो हमें भेजो ना, हम जमाएंगे तुम्हें। उन्होंने खैर मेरा नाम ले दिया और मैं खड़ा हो गया और होली का अवसर था उस समय। तो मैंने उनकी नस देख ली कि बच्चे क्या चाहते हैं, भीड़ क्या चाहती है। मैंने कहा बेटे मैं एक ऐसा गीत पढ़ूंगा, अगर आपका नाचने का मन करे तो नाचना। अब होली का मौसम था और रोकना नहीं अपने आप को। किसी यहाँ प्रोफेसर्स बैठे हैं और तुम लेडीज और जेंट्स दोनों हैं प्रोफेसर्स, और तुम लड़के लड़कियां भी हो, अगर मन करे नाचना तो नाचना, अपनी सीट के पास ही नाचना। और मैंने गीत पढ़ा कि नदियां उमड़ पड़ी कहीं से शबाब की, गली गली आने लगी खुशबू गुलाब की, आँखियों में नाच उठी बोतल शराब की, तो कैसे ना हो दिल बेईमान, किसी का कैसे ना हो दिल बेईमान। भीनी भीनी खुशबू सी उड़ी है फिजाओं में, इत्र सा उड़ेल दिया किसी ने हवाओं में, चाहतों के चित्र खिंच गए हैं निगाहों में, लहू गरमाने लगा फिर से शिराओं में, बूढ़े भी हो गए हैं जवान, किसी का कैसे ना हो दिल बेईमान। क्या बात है। तो ये गीत पढ़ा तो वो बच्चे अपना आप ही नाचने लगे। अब वो कार्यक्रम ऐसा जम गया कि कहने लगे तो जम तो गया कार्यक्रम, लेकिन तेरे बाद कौन जमेगा, ये परेशानी होगी। तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि अधिक जमना भी थोड़ा सा गलत हो जाता है और लोग बाग जो हैं कतराने लगते हैं, ये यार ठीक है ये, और इसके पीछे कौन जमे। ये संकट भी कभी कभी रहता है। और अभी हमारी बातचीत जब हो रही थी तो पास में बैठो मेरे के बारे में सर ने अपने गीत की चर्चा की। आप यकीन नहीं मानते तो अभी जाकर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर इस गीत को लिखकर और उसके व्यूज़ देखिएगा, व्यूज़ कितने हैं, लाखों में व्यूज़ हैं। और सर सुनाइए हमारे श्रोताओं को। पंकज जी ये हाँ, जब शुरू में मैंने ये लिखा था तो उस समय ताजे ताजे गीत पढ़ने की कुछ बात अलग ही होती है जी, लेकिन ये बहुत लोगों ने पसंद किया। जैसे आपने बताया कि इस पे 4 लाख व्यूज हैं जी, मुझे मालूम ही नहीं है, देख लीजिए कौन किसने डाल दिया, किसने, हमें कुछ पता नहीं, हमने गाया और छोड़ दिया। चलो आपकी इच्छा हुई है तो मैं सुना देता हूँ। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो,
आहा, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। क्या बात है। इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। ओहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते क्या बात है। रहो। धूप में झुलसे न मेरी प्रीत की हरियालियां, आहा, सूख ना जाए कहीं तरवर की गीली डालियां। क्या बात है। धूप में झुलसे न मेरी प्रीत की हरियालियां, बहुत शानदार। सूख ना जाए कहीं तरवर की गीली डालियां। सींचते जाओ टहनियों को लचक देते रहो। सींचते जाओ टहनियों को लचक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। तो नफरतों के बीच में ये भावना खो जाए ना। नफरतों के बीच में ये भावना खो जाए ना। प्रेम का संदेश वाहक ही कहीं सो जाए ना। तुम हृदय के द्वार खटकाते थपक देते रहो। तुम हृदय के द्वार खटकाते थपक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। क्या बात है। क्या मेरी बात है। नस नस में तुम्हारी प्रीत की झनकार है। मेरी नस नस में तुम्हारी प्रीत की झनकार है। मेरे होठों पर तुम्हारे गीत की गुंजार है। भाव में गहराइयां स्वर में गमक देते रहो। भाव में गहराइयां स्वर में गमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। और इस दुनिया ने जो प्रेम है उसको वासना में ही बना दिया। और कई बार तो इस प्रेम के, इस वासना के सुंदर स्वप्न को अपने आप नष्ट कर लेते हैं जब प्रेमी और प्रेमिका कहीं आत्महत्या कर लेते हैं या कहीं कोई उनको मार देता है। अंतिम छंद है इस संदर्भ में। दर बदर भटके हुए ये स्वप्न बंजारे हुए। दर बदर भटके हुए ये स्वप्न बंजारे हुए। हार ना बैठे कहीं ये प्रीत के मारे हुए। हार ना बैठे कहीं ये प्रीत के मारे हुए। प्राण में इनके बिजीने की ललक देते रहो। प्राण में इनके बिजीने की ललक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो।
पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। बहुत ही प्यारा गीत था दोस्तों। आप भी इस गीत को जाकर ज़रूर सुने आज ही YouTube पर। और हमें तो बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी कुछ पुस्तकें भी हैं, उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, पुस्तकें मेरी करीब 8 पुस्तकें हैं जी। जिसमें कि 5 पुस्तकें तो ऐसी हैं जो केवल गीतों से और कविताओं से संबंधित हैं। एक पुस्तक ऐसी है जो गजलों की है। एक पुस्तक ऐसी है जो केवल लेख हैं, वीरांगनाएं जो अमर हो गई, उनका कलेक्शन है। एक पुस्तक में ऐसी हैं जिसमें मेरी 20 कहानियां हैं और 1-2 राइटर की और कहानियां हैं मिली जुली। तो ये सबसे पहले जब मैं डिफेंस में था तो मैं लिखता रहा। अब सन 1972 से लेके 2004 तक जो लिखा, जो पढ़ा, वो सब कलेक्शन हो चुका था। अब उनकी पुस्तक निकालने का कोई समय नहीं मिल पा रहा था मेरे से। तो मैंने सोचा कि चलो कोई ऐसा अवसर मिले कि ताकि मैं इनको निकाल सकूं, क्योंकि डिफेंस में तो 8 घंटे की नौकरी ऐसी होती थी कि बहुत ही समय से जाना, समय से आना और पूरा समय देना, और उसमें जो टेक्निकल वर्क था हमारा वो काम करना। तो वहाँ से ही माँ शारदा ने ऐसी कृपा की कि कहीं जो ये मेरठ यूनिवर्सिटी में कवि सम्मेलन हुआ और वहाँ एक मंत्री जो आगे उस समय के, और वो प्रसन्न हो गए, तालियां बजाने लगे। मैं कहने लगा अच्छा तालियां बजा रहे हो तो मुझे अपने डिपार्टमेंट में क्यों नहीं लेते? कहने लगे फिर आपने क्या किया है मुझे बताइएगा। मन का मैंने बीटीसी की है। कहने लगे तो लाइए कागज, हम तो बीटीसी को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने 1 महीने के अंदर ही मुझे बता दिया कि आप जो है कहीं ना कहीं अपना स्कूल चयन कीजिए जहां आप कर सकें, नज़दीक अपने घर के, और मुझे बता दीजिए। मैं संकट मेरा ये हुआ कि मुझे डिफेंस से पहले रिजाइन करना था। लेकिन नियम ऐसा होता है, अब 3 महीने पहले नोटिस दो, या 3 महीने की पे दो, या 3 महीने का आप छुट्टी लो जी। अब तीनों में से एक भी नहीं कर सकता था। उधर मेरा अपॉइंटमेंट है, उधर मेरे रिजाइन करना है। तो एक कानून ऐसा भी है जो कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, वो उस दिन भी आपसे रिजाइन ले सकती है। वो कानून मैंने उन्हें बता के और उस दिन मैंने रिजाइन कर लिया। उसका हिसाब किताब बाद में 3 महीने बाद हुआ, लेकिन मैंने 23 जनवरी को 2004 में रिजाइन किया, रिटायरमेंट लिया और 24 तारीख में ही ज्वाइन किया। ये बड़ा अद्भुत काम हुआ जी। इसके बाद मेरी किताबें तैयार थी। 3 किताबों का जो है पूरा पांडुलिपि तैयार थी। उन पांडुलिपि को तैयार करके मैंने, मेरठ एक प्रकाशक था, वो रहने वाले तो मुरादाबाद के थे, लेकिन उन्होंने जाके उन पुस्तकों को 3 पुस्तकें आ गई मेरी। लेकिन एक पुस्तक ऐसी भी थी जो मैंने प्रकाशित नहीं करवा सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वो मेरे उस समय की गीत थे जो जब मैं बंबई गया था। अच्छा। और वो अपरिपक्व थे, कविता भी नहीं थी वे। अच्छा। लेकिन मुझे थे बड़े प्यारे वे, बहुत अच्छे। तो एक पुस्तक मैंने उसमें अलग से मेरे मन के पहले पहले गीत नाम से वो प्रकाशित की। गजलों की पुस्तक है कि बहारों में बनफूल। एक पुस्तक है कि वीरांगनाएं जो अमर हो गई। एक कहानियों की है वो चंदा मामा दूर के। उसका पहले बहुत एक कविता आती थी, उसी के नाम पर हमने उसमें उस कहानियों को लिख दिया था। और एक है तेरा नाम बता दूं क्या, एक पुस्तक, वो श्रृंगार के प्रेम के गीत ही हैं उसमें सारे के सारे। एक पुस्तक ऐसी आई कि जिसमें गीत मिले जुले थे, जिसमें वीर रस के और श्रृंगार के दोनों मिले जुले थे। वो प्रेम और आक्रोश, वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही है मेरी।
और उससे पहले एक मुक्तक में पढ़ता था, घनाक्षरी। घनाक्षरी जब मैंने पहले बार लाल किले पर पढ़ी तो कुंवर बेचैन जी कहने लगे, सत्यम जी ये बहुत बढ़िया छंद लिखे हैं आपने, इनको 52 छंद करो, 52 लिख दो, 52 लिखने के बाद एक पुस्तक अलग कर दो इनकी। तो मैंने वो 52 छंद लिख के और उसकी पुस्तक अलग छपवाई। उसका नाम ही कलंक नहीं दिखता, और वो बहुत चर्चित हुए मेरे वे छंद। इस प्रकार मेरी पुस्तकें हुई जिसमें कि क्रम 8 हो गया, जिसमें से एक पुस्तक जो है ऐसी मेरे मन के गीत जो पहले पहले हैं वो बहुत छोटी सी है और वो मेरे पे अब रही भी नहीं है। इसमें से 2-3 पुस्तकें हैं, मैं आपको भेंट करूंगा। तो इस तरह से क्रम मेरा 8 पुस्तकों का रहा। क्या बात है सर। जैसे आपको अपनी पुस्तकें याद हैं कि आज तक मैं 8 पुस्तकें लिख चुका हूँ, गीतों के बारे में बात करना चाहें, आपकी कविताओं के बारे में बात करना चाहें, कभी ऐसे कैलकुलेट किया है, कभी अंदाज़ा लगाया कि गीत मेरे इतने हो चुके हैं, कविताएं मेरी इतनी हो चुकी हैं, ऐसे कुछ कभी कैलकुलेट किया है? नहीं, ऐसा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे गीत जो मुझे बिल्कुल कंठस्थ याद हैं, उन कंठस्थ याद में जो मेरे बहुत प्रमुख गीत हैं। शुरू में जब गीत लिखता था, मैं प्रारंभ किया था, तो वो मेरा जीवन सभी हो गया है हवन, किंतु दूषित रहा जग का वातावरण, घने जंगल उजड़ कर शहर बस गए, मन मरुस्थल हुआ जा रहा है सनम। उसके बाद जब मैं पहले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में गया तो वो गीत मैंने पढ़ाई, जैसे बताया था कि गीत गाओ जागरण के, अब समय है सोच लो पट खोल दो अंतःकरण के। तो कुछ गीत मेरे बहुत प्रसिद्ध हुए, जैसे 87 के दंगे हुए मेरठ में, तो एक गीत था मेरा, धुआं धुआं हो रहा है मुल्क ये तमाम जी, या खुदा बचा ले या बचा ले मेरे राम जी। और इसके संबंध में एक गीत और लिखा था कि अंजाम बदल जाएगा अगर तुम आगाज बदल दो, जो दर्द नहीं सुनता हो ऐसा हर राज बदल दो। इसके बाद वो ऐसी कोई समय आया जिस समय के राजनीति में उलटफेर होने लगे, तो मन ये करता कि राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। तो एक गीत लिखा, बहुत गाया वो, फिर परिवर्तन हुए एक बार, इस बार फिरंगी नहीं आपनों से होनी जीत हार। उस बार देश आजाद हुआ, एक सपना सा आबाद हुआ, लाखों जब यहाँ शहीद हुए तब जाके ये दिन दीद हुए। क्या बात है। कैसे पाई ये आज़ादी इसकी कीमत तो वो जाने, सिंदूर मिटा जिस अबला का भाई खोया जिस बहना ने, वो उन वीरों की कुर्बानी जिस पे हम सब फल फूल रहे, सत्ता की भागीदारी में लेकिन हम उनको भूल रहे। ऐसे गीत प्रारंभ में पढ़े। यहाँ नौचंदी के कवि सम्मेलन में सबसे सुपरहिट गीत हुआ था मेरा, अरे ओ कुरीतियों के समाज, युग युग से भोली जनता को निर्बल करके करता है राज। जब नर अपना स्वयं करता था, भू पर अनवर्त विचरता था, शायद इतना निर्बल ना था, उसमें इतना छल बल ना था, मानव को तनिक विखेद ना था, सुर असुरों में कुछ भेद ना था। आई जब नर में चतुराई, फट गई धरा जैसे काई, एक और थे हम भोले भाले, एक और थे जिनके मन काले, सारी जनता को बहकाया और सत्ता को भी हत्याया। हम नेह के निर्झर रीत गए, वो भेज के हमको जीत गए। हम नर रहकर भी दानव हैं, वो दानव भी हैं देव आज। अरे ओ कुरीतियों के समाज, युग युग से भोली जनता को निर्बल करके करता है राज। ये गीत ऐसे खड़े होकर लोगों ने सुना, और मेरा गीत सुनने के बाद लोग कह के चल पड़े कि बस इससे बड़ी और कविता क्या होगी। जबकि बीच में 2 कवि बचे हुए थे, एक सुरेंद्र शर्मा और एक भारत भूषण जी। फिर औपचारिकतावश उनकी कविताएं लोगों ने सुनी, लेकिन वो समय मुझे याद है। इसके बाद जब मैंने वो ये कारगिल का युद्ध हुआ तो फिर ये गीत लिखा, युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। यह महायुद्ध महाप्रलय जान, संपूर्ण धरा दंडित होगी,
यह सत्य, अहिंसा और धर्म और मानवता खंडित होगी। ये धरा समों से पटी हुई पूरी शमशान ही दिखेगी। ये मांस नोचते गिद्ध स्वान गिदड़ों की टोली चीखेगी। दुर्गंध करेंगी मृतदेह, जीना जीवन दूभर होगा। ये समय एक ऐसा होगा, जीवित मृत बिन अंतर होगा। मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए। हे मृत्यु देव क्षमा करना, अपराध यद्यपि हो जाए। होना हो इसी बहाने से कम हो जाए ये भूमि भार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। क्या बात है। हमारी बातचीत की जब शुरुआत हुई थी तो मैंने कहा था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आप सोच रहे होंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। मतलब मैं भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन हमारे आज के खास मेहमान कवि सत्यपाल सत्यम जी अगर इसका मतलब समझाएं तो और भी अच्छा है। तो हमारे श्रोताओं को कुछ इसका मतलब समझाइए कि ये बात क्यों कही गई है। बहुत ही दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। साधारण जनजीवन में साधारण लोग जी जिस बात को नहीं सोच पाते उसे बड़े ध्यान में जाके कवि सोच पाता है। सत्य है। और वो वैसी बात सोच देता है। अब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शास्त्र लिखे हैं वो सब कवियों ने लिखे हैं। और सारी दुनिया के धार्मिक लोग जिनका अनुकरण कर रहे हैं वो सब कवियों ने लिखे हैं। सामान्य व्यक्ति जिनका अनुगमन कर रहा है, जिस ईश्वर का निर्माण हुआ है वो सब कवियों ने किया है। सामान्य व्यक्तियों को तो पता नहीं ईश्वर किसे कहते हैं, अल्लाह किसे कहते हैं, गॉड क्या नाम है, वाहेगुरु किसे कहते हैं। वो सब कवि हैं। कवियों ने जो लिख दिया वो क्योंकि बहुत गहराई से लिखा है, वहां सामान्य व्यक्ति पहुंचता नहीं है। मैंने एक गीत लिखा था, कैसे कर दूं आत्मसमर्पण। मन चंचल है, बुद्धि प्रबल है, देह सजग है, प्राण है चेतन। कौतूहल है, भावुकता है, भय विस्मय और उत्सुकता है, क्रोध ईर्षा प्रेम अजय है, मन के रोके कब रुकता है। क्या बात है। उमड़ उमड़ पड़ता है जब जब भर जाता है मन का बर्तन। तो कैसे कर दूं आत्मसमर्पण। तो मन की संवेदनात्मक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति जब कवि करता है तो उस अभिव्यक्ति को सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। बस वो यही कह सकता है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या बात है। और आज का ये जो हमारा एपिसोड है, आज की जो हमारी ये बातचीत है हमारे खास मेहमान कवि सत्यपाल सत्यम जी से, ये बातचीत आपको कैसी लग रही है, ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, इससे जुड़ी प्रतिक्रिया हम आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप जा सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स के इनबॉक्स में। हमारे खास अतिथि, हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कवि सत्यपाल सत्यम जी। ढेर सारी हमारी सर से बातें हुई, उनकी कविताओं के बारे में हमने जाना, उनके सफ़र के बारे में हमने जाना, उनके गीतों के बारे में जाना, और देश दुनिया में जो उन्होंने अपना नाम रोशन किया है तमाम टीवी शोज़ में जाकर, उस सफ़र के बारे में भी सर से हमने जाना। लेकिन अब इतनी सारी बातों के बाद फ़िलहाल वक्त है हमारा स्टूडियो से चलने का। लेकिन हम सर से एक मैसेज, एक संदेश ज़रूर लेना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। तो सर, क्या संदेश होगा आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, जो हमें बाहर दिखाई देता है जी इन आँखों से जी, वह तो सबको दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे मन के अंदर चलता हुआ होता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। और अभी मैंने बताया कि जो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, बिल्कुल, तो वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बाहर झाड़ू लेके और सफाई कर दें पूरे इस वातावरण की, अपने शरीर की, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन, अपने समाज, अपने इस परिवेश में फैली हुई विसंगतियों को खत्म करें, समाप्त करें, साफ करें। और वो सभी लोगों को दिखाई नहीं देती, इसलिए साफ सफाई भी सभी नहीं कर सकते। वही महत्वपूर्ण व्यक्ति कर सकते हैं साफ सफाई भी, जो कि उसे पहचानते हैं, जानते हैं कि ये गंदगी है। कभी कभी तो बहुत दार्शनिक और बहुत विद्वान व्यक्ति भी इस बारीकी में भटक जाते हैं। जैसे आज तक वासना और प्रेम में भेद नहीं कर सके बहुत सारे लोग,
जबकि एक मूल अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मैंने एक गीत लिखा था कभी, कोई तन पे रुका, कोई मन पे रुका, आओ तन से भी मन से भी आगे चलें। एक नदियां नहर नाले नाली हुई, जिंदगी मौत से पूर्व खाली हुई। क्या बात है। खेत में रुक गई, रेत में रुक गई, खेत से रेत से आओ आगे चले। अच्छा। जो शरीर पर केंद्रित, देह पर केंद्रित होता है प्रेम, वो प्रेम नहीं होता, वह वासना होती है। सत्य है। और जो मन पर केंद्रित होती है वो प्रेम होता है। और प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि त्याग होता है। त्याग भी हो जाए तो प्रेम खत्म नहीं होता। क्या बात है। दुनिया में केवल प्रेम एक ही ने किया है, और वो है राधा और कृष्ण। क्या बात है, सत्य है बिल्कुल। दुनिया में इस समय जो एक आंदोलन सा चला हुआ है, एक बहुत बड़ा ये समझो कि चला हुआ है कि इस समय रोज अखबार सने हुए देखते हैं बलात्कारों से। उसका कारण ये है कि हम तन को तो साफ करते हैं, मन को साफ नहीं करते, और हम जानते नहीं कि मन कैसे साफ होता है। जब हम वासना और प्रेम में अंतर नहीं कर सकते तो हम इसे साफ भी नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा संदेश यही है, सबसे बड़ा, कि हम वासना और प्रेम को समझें। और ये तथाकथित प्रेम देह का आकर्षण है, प्रेम नहीं है। वो लैला मजनू प्रेम नहीं है, बिल्कुल। वो हीर रांझा प्रेम नहीं है, वो सब देह पर केंद्रित है। प्रेम है तो सिर्फ हमारे राधा और कृष्ण का प्रेम है। क्या बात है। कि जब बिछड़े तो मिले नहीं, और प्रेम रहा। और लोग आज उसे आराधना के नाम से पुकारते हैं, उनकी वंदनाएं करते हैं, उन्हें ईश्वर समझते हैं। तो प्रेम ऐसा ही है कि मेरे कदमों की गति इस पार से उस पार तक की, मेरे घर से तेरे घर की यात्रा संसार तक की, आस लेकर मन चला है सूक्ष्म से विस्तार तक की, प्रेम से आरंभ होकर मोक्ष के उस द्वार तक की। कौन से पथ जा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूं, किस पे मैं इतरा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूं। क्या बात है। दुनिया के सारे जितने भी आडंबर हैं ये सब वासनाग्रस्त हैं, इनको साफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही मेरा संदेश है। क्या बात है। आज बड़ा अच्छा लगा सर से मिलकर और बातचीत कर। कवि सत्यपाल सत्यम जी आज हमारे साथ मौजूद थे, और संदेश यही था कि मन का मैल ज़रूर साफ करें, और ये होना भी चाहिए। तो सर का मैसेज तो ये था। इसी के साथ ही साथ मैं भी कुछ बातें आपसे कहकर जाता हूँ, जो होती हैं ये कि आप अपना ख्याल रखें, अपनों का विशेषकर ख्याल रखें, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और अपने मन की साफ सफाई का भी ध्यान रखें। मन के मैल को भी आपको साफ करना है। इसी के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करें। घर से जब भी निकलें, और निकलें टू व्हीलर से तो हेलमेट को ज़रूर लगाएं, फोर व्हीलर से जाएं तो सीट बेल्ट को ज़रूर लगाएं। और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।